आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तैयारी में लगे होंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि अभी रिसेंटली में जैसे हम सभी जानते हैं ईएमआरएस के आपके एग्ज़ाम हुए हैं और उस एग्ज़ाम में आपका एक जो पोर्शन था वो था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। भले ही वो 10 नंबर का पोर्शन था, लेकिन वो आपका ऐसा पोर्शन है जो आपका चंडीगढ़ से कॉमन है ना? चंडीगढ़ एग्ज़ाम में भी आपका चाहे टीटी, पीटी या आपका पीआरटी, जेबीटी का हो, उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट आना है। तो वो सेम जो पोर्शन है मैंने उन क्वेश्चनों को यहाँ रखा है जो एक्चुअल में आपकी ईएमआरएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जिससे आपको बेसिक एक आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में जो आपके सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि आपका चंडीगढ़ भी सेंट्रल टेरिटरी के अंतर्गत आता है। तो वो एग्ज़ाम होगा वो आपका कहीं न कहीं सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। भले ही सेम क्वेश्चन ना मिले, और एक बेसिक आइडिया आपको ये लग जाएगा कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन घुमा के या इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है, किन कॉन्सेप्ट को ज़्यादा टच किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट की तैयारी करनी है। और इस पे अगर आपने हमारे पिछले प्रैक्टिस सेशन देखे होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट पे, तो वो भी ज़रूर हेल्पफुल रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की इस तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि इफेक्टिव टीचिंग बाई एंड लार्ज इज अ फंक्शन ऑफ। आपको ये बताना है प्रभावी शिक्षण जो है वो कुल मिलाकर किस तरीके का कार्य है। क्या एक ग्रेटिट्यूड दिखाता है टीचर का टीचिंग के प्रति, या एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट्स लर्न, बच्चों को सिखाने की क्षमता है उसकी, टीचर्स ऑनेस्टी है, टीचर्स स्कॉलरशिप है। तो अगर बात करें इफेक्टिव टीचिंग की, तो टीचिंग आपका एक प्रोसेस है क्या बच्चे को कहीं ना कहीं कुछ अधगम कराने का। उसी में अगर इफेक्टिव टीचिंग की बात कर लें, तो इफेक्टिव टीचिंग का सीधा सा मोटिव ये है कि आप अपनी टीचिंग में कितना बदलाव करते हैं, उसको कितना फ्लेक्सिबल बनाते हैं कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहे कि कहीं ना कहीं बच्चे को मुझे अधगम कराना है ना। तो इफेक्टिव टीचिंग में क्या आएगा कि बच्चे की अधगम कैसे होती है, कितना आप उसे अधगम करा पाते हैं। उसके लिए आपको अपने टीचिंग मेथड्स बदलने पड़े, आप बदलेंगे। आपको अपना तरीका बदलना पड़े, वे ऑफ प्रेजेंटिंग द टॉपिक बदलना पड़े, आप बदलेंगे, करेंगे, वो सारी चीज़ करेंगे जो एक बच्चे को अधगम कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग का अगर कोई बाई एंड लार्ज फंक्शन माने, तो वो है एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट्स लर्न। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आपको ये बताना है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का कौन सा उदाहरण नहीं है। क्या वो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, एनेक्डोटल रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स हैं, एनुअल एग्जामिनेशन है, असेसमेंट ऑफ होमवर्क है। अगर मैं बात करूं असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपका कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं, अगर आपने असेसमेंट वाला टॉपिक पढ़ रखा है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, असेसमेंट एज लर्निंग होता है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की अगर यहाँ पर्टिकुलर हम बात करें, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आपका नॉर्मली जब किया जाता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, मतलब साल के अंत में वो चीज़ करी जाती है और एक बारी में आप बच्चे के अधगम की जांच करते हैं। तो अगर बात करें स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन हो, एनुअल एग्जामिनेशन हो या एनेक्डोटल रिपोर्ट हो, ये आपकी कहीं ना कहीं एक स्थिति के अंत की बात करते हैं। स्कॉलरशिप में आप सीधा एक एग्जाम लेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे कि इनको इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोलमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी स्कॉलर के बेस पे। एनुअल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। एनेक्डोटल रिपोर्ट जो आप रिपोर्ट कार्ड बच्चे की बनाते हैं वो भी आपके एट द एंड ऑफ द ईयर होते हैं। अगर बात करें असेसमेंट ऑफ होमवर्क की, हो सकता है कई लोगों को ये लग रहा होगा असेसमेंट ऑफ होमवर्क जो है वो आपका कैसा है, वो आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आता है, लेकिन नहीं। यहाँ आपको समझने वाली बात ये है कि असेसमेंट ऑफ होमवर्क की अगर बात करें, तो अगर आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अभी वो टॉपिक कंटिन्यूटी में है और आप बच्चे को घर से कोई होमवर्क करने को देते हैं, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि बच्चे ने उस पर्टिकुलर उस दिन में जो भी आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड कितना अध्ययन किया। उस चीज़ को आप जानने के लिए घर पे बच्चे को होमवर्क देते हैं। जब बच्चा घर से होमवर्क करके लाता है, उसको जब आप चेक कर रहे होते हैं, तो आपको बेसिक आइडिया लग जाता है कि अच्छा इस पूरी बात में से बच्चे ने कितनी परसेंट बात ग्रैब करी। अब जो ग्रैब नहीं करी उसको समझाने के लिए आप दूसरा तरीका आजमाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी को शो करता है कि आप लर्निंग में कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं। और जो भी आपकी लर्निंग में कंटिन्यूटी आएगी उसके साथ आप जब असेसमेंट करेंगे, तो वो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग में आएगा। ये बात आपको समझनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत नहीं आएगा, वो है असेसमेंट ऑफ होमवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज द टीचर शुड। मतलब अगर कोई बच्चा है वो स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपकी कक्षा में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, कंप्लेन फाइल कर देनी चाहिए पेरेंट्स या प्रिंसिपल से, फाइंड आउट द कॉज एंड टेक फॉर लेक ऑफ इंटरेस्ट एंड टेक करेक्टिव मेजर्स, या आस्क देम एज टू वाई दे नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, या फिर टेल देम कि अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं तो उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखिए, फाइल कंप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है,
अब हम उन्हें भले ही ये बता दें कि आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कहीं न कहीं बाहरी तौर पे आप बता रहे हैं, इससे ज़रूरी नहीं है बच्चा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दे, नहीं होगा। तो आप मेनली क्या है पता लगाएँगे उस चीज़ का कि बच्चे का लेक इंटरेस्ट किस वजह से आ रहा है सामने। हो सकता है आपके टीचिंग मेथड ऐसे हों जिससे बच्चा उस चीज़ को लर्निंग में नहीं ला पा रहा हो सकता है एनवायरनमेंट क्लास का ऐसा हो, तो उसको सब जानने के लिए आप एक्चुअल में उस चीज़ को कॉज़ जानने का मतलब उस कारण को जानने के ऊपर काम करेंगे, एक्चुअल में वो रीज़न क्या है, वो कॉज़ क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अ यूनिट टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट से किस आप भी बताएं कौन सा संबंध नहीं है। ये टोटल कंट्रोल्ड बाय द टीचर, टीचर के द्वारा कंट्रोल होता है, बिल्कुल बात सही। यूनिट टेस्ट टीचर के द्वारा डिजाइन है और उसका जो भी कंटेंट है वो टीचर द्वारा कंट्रोल्ड होता है। रेमेडियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो रेमेडियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता। हाँ, अगर हम बात करें कि यूनिट टेस्ट हम क्यों बनाते हैं, यूनिट टेस्ट से हमें बेसिक आइडिया लग जाता है कि बच्चे ने पर्टिकुलर यूनिट से क्या सीखा है। उसे रेमेडियल के लिए यूज़ नहीं करते, उसके थ्रू हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। फिर हम बच्चे के और रीज़न जानेंगे कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है। तो अगर हम बात करें रेमेडियल पर्पज़ के लिए इसका यूज़ होता है, तो ये बात यहाँ गलत है और यही हमारा आंसर बनेगा। क्योंकि बाकी अगर बात करें अचीवमेंट टेस्ट का ये टाइप है, बिल्कुल सही है। या लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज़ होते हैं, तो एक यूनिट जब आप पढ़ाएँगे तो उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज़ की ही जाँच करेगा। तो ये बातें बाकी सही हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड वाला। अगर आपको कोई और इसका आंसर लग रहा हो ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग, तो अपना व्यू ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में रखें ताकि हम उस व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें उस चीज़ को। बात करें अगले क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। शिक्षक केंद्र में क्या होगा, चर्चा और बहस की पर्याप्त गुंजाइश आपको उपलब्ध होगी। तो मुझे नहीं लगता टीचर सेंटर्ड में आपको इतनी फ्रीडम दी जाएगी कि आप खुलेआम अच्छे तरीके से चर्चा और किसी टॉपिक पर बहस कर पाएँ। तो वैसे तो हमारा आंसर अगर बनेगा तो पहला वाला ही हमारा आंसर बन जाएगा, बट फिर भी हम और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। अगला कहता है कि कहीं न कहीं निर्धारित पाठ्यक्रम को समय पे पूरा करना। हाँ, टीचर सेंटर्ड होगा, वो उसकी पहली कोशिश यही रहेगी कि जो आपका सिलेबस है उसको समय पर पूरा कर लिया जाए। ठीक है, बड़े आकार की कक्षा को आसानी से सँभाला जा सकता है। हाँ, टीचर सेंटर्ड होगा, वो सभी से चुप रहने को कहेगा, अपना जो भी लेक्चर डिलीवर करना होगा कर देगा। ठीक है, अपरिचित या निकाली गई या अनफ़ैमिलियर या ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपकी समझ में नहीं है या आपसे परिचित नहीं है, उनको सीधा एक्सप्लेन कर देगा। हाँ, बात सही है, टीचर सेंटर्ड है, वो ज़्यादा स्टूडेंट को अपने केंद्र में या सेंटर में नहीं रखेगा। वो सब उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कोई भी टॉपिक है उसे समझाओ और ख़त्म करो, है ना? तभी आपको उसका सिलेबस टाइम टू टाइम पूरा होता चला जाएगा। तो आंसर हमारा बनेगा पहला वाला। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मोहन कैन नाउ थिंक इन टर्म ऑफ प्रोपोजिशंस एंड डील विद प्रोपोजिशन इंस्टीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ही डील विद सम टोटल ऑफ पॉसिबिलिटीज रादर देन एम्पिरिकल सिचुएशन। ही टेक्स अ फाइनल स्टेप टुवर्ड वर्सेटिलिटी इन थॉट्स। ठीक है, अब आपको ये बताना है मोहन प्याजेज मॉडल के अनुसार किस स्टेज पे है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो ये हिंदी में आप पढ़ लीजिए। मेनली ये मोहन जो एक बच्चा है वो अपनी सोच के संदर्भ में उसकी बताया जा रहा है कि वो अब कई चीज़ों को संभावनाओं के तौर पे सोचना स्टार्ट कर देता है। मूड की उसे इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती या जो उसके अनुभव में उनके अलावा कई चीज़ों को वो पॉसिबिलिटी को वो तलाश देता है। इससे उसके थॉट में एक विभिन्नता आपको देखने को मिलती है, बहुमुखी प्रतिभा देखने को मिलती है। तो प्याजी के किस स्टेज पे, किस अवस्था पे वो लाई करता है? क्या वो आपकी संवेदी है या आपकी मूर्त है, औपचारिक है या पूर्व प्रचालन है? तो आपका अगर ध्यान से समझें तो इसकी जो बातें हैं मोहन के विषय में जो बताई गई हैं क्वेश्चन, वो इंडिकेट करती हैं कहीं न कहीं मोहन एक ऐसी अवस्था में जो अमूर्त चिंतन की ओर उसे दर्शाती है। क्योंकि अगर बहुमुखी उसकी थॉट प्रोसेस में प्रतिभा देखने को मिल रही है, इसका मतलब है वो ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोच पा रहा है जो उसके सामने उपलब्ध नहीं है ना? बहुत सी संभावनाओं के बारे में वो विचार कर पा रहा है, तो उसके बारे में उनका ना होना या होना मायने नहीं रखता। बस उसकी थिंकिंग लेवल इस लेवल तक विकसित होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए कि वो अमूर्त चीज़ों के बारे में भी चिंतन कर पाए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा औपचारिक, क्योंकि चौथी अवस्था को ही आप अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं ना? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉर्मल स्टेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि द अश्योर मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन द लर्निंग प्रोसेस हैज़ द कंपोनेंट्स। अब मेनली आईसीटी का टॉपिक आपका अलग से दे रखा है, बट आईसीटी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आएगा। क्यों? क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में वो सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होंगी जो एज अ टीचर आपको अपनी टीचिंग को बेहतर करने के लिए ज़रूरी होंगी। तो आईसीटी इज़ वन ऑफ देम। तो आपको ये बताना है अश्योर मॉडल जो आईसीटी से कनेक्टेड है और जो टीचिंग लर्निंग को आपकी बेहतर करेगा, वो उसके कंपोनेंट क्या हैं? ठीक है, एनालाइज़ करना कंटेंट को, एक ऑब्जेक्टिव स्टेट करना एम को या सिलेक्ट मेथड को सिलेक्ट करना, मटेरियल को सिलेक्ट करना और उनका मूल्यांकन करना।
इस तरह की ऑप्शन दिए रखे हैं। अगर एश्योर मॉडल की बात करें तो इसका मेन मतलब अगर मैं ब्रीफ में समझाऊँ, बाकी आप इसको और पढ़िएगा अपनी तरफ से, क्योंकि आपको और बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। अगर आप चाहें तो इसकी मॉडल की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसके थ्रू आप गूगल के सीधे पेज पे जाके उसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। तो इसका एश्योर मॉडल की बात करें तो टोटल इसको लर्नर को समझना है, उसको एनालाइज करना है, उसके लिए उसकी लर्निंग के लिए एक ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करना है, साथ ही साथ उस मीडिया या उस माध्यम को चुनना है जिससे हम उसकी लर्निंग को एक अपने छात्रों की लर्निंग को बेहतर कर पाएँ। और अंत में जाके हम उस मटेरियल को तैयार करने के बाद ये सारी चीज़ें जब हम करा देंगे, उसका आखिरी में क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर बैठेगा वो है आपका थर्ड वन। ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी एश्योर मॉडल के बारे में मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। ये थोड़ी-सी नई चीज़ हो गई। विच कैरेक्टरिस्टिक्स डज़ नॉट बिलॉन्ग टू एडोलसेंट स्टेज। आपने डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में बहुत पढ़ा होगा, आपने चाइल्डहुड भी पढ़ा है, इन्फेंसी, अब एडोलसेंस तो काफ़ी आपको देखने को मिलता है एग्ज़ाम्स में। तो आपको ये बताना है कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तीव्र संवेग बिल्कुल पाए जाते हैं, हाईली क्रिटिकल होते हैं, सोशली या इनजस्टिस तौर पे बिल्कुल होते हैं, प्रोनाउंस्ड ग्रुप लॉयल्टी या मतलब अपने समूह के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आपको देखने को मिलती है, बिल्कुल देखने को मिलती है। लेकिन आपको ये बताएं फॉर्मिंग ग्रुप अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम सेक्स, ये ज़रूरी नहीं है एडोलसेंस के बच्चे में, क्योंकि एडोलसेंस का जो बच्चा है वो अपोजिट सेक्स में भी आपकी ग्रुपिंग देखने को मिलेगी। अगर ये बात कहें सेम सेक्स की ग्रुपिंग आपको कब देखने को मिलती है, तो आपको ये चाइल्डहुड में देखने को मिलती है ना? तो ये पर्टिकुलर अगर बात करें, ये टोटली और टोटली आपके एडोलसेंस की ही क्वालिटी नहीं है, इसलिए हम इसे आंसर के तौर पे ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट शुड नॉट बी अ रोल ऑफ अ टीचर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाई स्टूडेंट। मतलब बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका नहीं हो सकती। फोकसिंग ऑन रियलिस्टिक अप्रोचेज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, बिल्कुल ये रियलिस्टिक अप्रोच मतलब वास्तविक जीवन से उसके ज्ञान को, उसकी समस्याओं को जोड़ेंगे, तभी जो अधगम है वो बेहतर से और बेहतर होगा। ठीक है? डिस्करेजिंग सेल्फ एनालिसिस, अगर हम डिस्करेज करेंगे सेल्फ एनालिसिस को तो फिर सेल्फ लर्निंग हुई नहीं। वो सेल्फ लर्निंग का मतलब ही है कि आप कहीं न कहीं उसे खुली छूट दे रहे हैं खुद से सीखने को। जब वो खुद से सीखेगा तो खुद से खुद का मूल्यांकन भी करेगा, जिसे हम स्व मूल्यांकन कहते हैं, स्व आकलन कहते हैं। तो इसे डिस्करेज करेंगे तो हम फिर खुद से लर्निंग करा ही नहीं रहे। तो यही इसमें शामिल नहीं होगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा है नॉट शुड नॉट बी द रोल ऑफ टीचर। तो स्व मूल्यांकन को हतोत्साहित नहीं करना, हमें कहीं न कहीं उसे एक आगे की ओर बढ़ाना है कि बच्चे अपना स्व-मूल्यांकन करने की, तभी उसमें आपने जब असेसमेंट एज़ लर्निंग पढ़ा होगा तो उसमें पीयर असेसमेंट का भी एक पॉइंट आता है, ठीक है? और सेल्फ असेसमेंट का भी पॉइंट आता है। तो इन दोनों को शामिल करके ही हम अपने अधिगम को, बच्चे की लर्निंग को और बेहतर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, व्हाट इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिस्कवरी मेथड। आपने डिस्कवरी मेथड को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, अलग-अलग आपको टीचिंग मेथड्स भी पढ़े होंगे, तो आपको ये बताना है कौन सा एडवांटेज नहीं है डिस्कवरी मेथड का। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ, इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिलायंस, दिस मैटर इज सूटेबल फॉर द स्टूडेंट ऑफ लोअर क्लासेस, इट डेवलप्स स्पेसिफिक एंड क्रिटिकल एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट। अगर डिस्कवरी मेथड की बात करें, खोज विधि की बात करें, तो ये लाइव के तौर पे ट्रेनिंग नहीं देता। ये बात आपको समझ, भले ही बच्चा डिस्कवरी मेथड करते-करते अपने कहीं न कहीं लाइफ में अच्छा बनने की प्रयास करे, अच्छा बने भी। लेकिन इसका मेनली ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि बच्चे को लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के तौर पे ट्रेनिंग दी जाए डिस्कवरी मेथड के द्वारा। इससे बच्चे का मेन से आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता विकसित होगी, है ना? हम ये चाहेंगे कि बच्चे डिस्कवरी करके खुद से सीखने की उसमें प्रवृत्ति एक विकसित हो, जिससे वो कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बने चीज़ों में, है ना? खुद को क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज़ कर पाए, सेल्फ असेसमेंट कर पाए। और साथ ही साथ ये जो मेथड है वो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें खुले तौर पे छूट दें अगर हम बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करने की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करेंगे, है ना? उनके लिए ज़्यादातर इस डिस्कवरी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा पहला वाला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थे आपके एक पेपर के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन। आगे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एमआरएस में, उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, क्योंकि पर्टिकुलर एक पेपर में आपका 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको हमने डिस्कस किया है। आगे के जो और भी पेपर्स हैं एमआरएस के अभी तक हुए हैं, उनमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको सारे एज अ प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो उसके लिए अगर आपने पहले प्रैक्टिस सेशन अगर आप देखना चाहें, क्योंकि मोस्टली वो सारे टॉपिक हमने प्रैक्टिस सेशन के थ्रू कवर करे हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में पूछे जाने हैं, तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे जो ईएमआरएस मतलब जो क्वेश्चन आपके ईएमआरएस एग्जाम में आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा
और आप अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर करेंगे। इन क्वेश्चनों से आपका एक माइंडसेट या आपकी एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुई होगी, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।